Welcome to my channel, The Milestone. Thank you very much for subscribing me, and please subscribe my channel, click the bell icon, and learn whatever I am trying to teach. Today I am going to deliver a topic: the historical background of Indian Constitution. Indian Constitution is the very essential part in our country. We need to know about this by Indian because it is an integrated part of our life. Guys, in Indian Constitution, it has very large history, and I am going to elaborate this history in Hindi. तो गाइस मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान का जो इतिहास है इसका एक बहुत ही बड़ा पृष्ठभूमि है। हमने ये पढ़ा था पहले कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लागू तो किया गया था, तो इसको बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगी थी, कितने लोगों ने खुद को सेक्रीफाइस किया, उन्होंने जो जो किया हमारे लिए, ये जानना भी जरूरी होता है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान को लिखने में लगभग 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे, और इस संविधान को तैयार करने के लिए कई कमेटी का, संविधान प्रारूप समिति का गठन किया गया। फिर एक समिति के द्वारा उस संविधान पर विचार किया गया, और जब संविधान को लिखा गया उसे किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के नाम से नहीं बल्कि भारत के नागरिक के नाम से। आपको याद होगा अपना संविधान का जो पहला सेंटेंस है, प्रियम्बल जिसे हम लोग कहते हैं, प्रियम्बल का जो पहला सेंटेंस क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यहाँ संविधान में किसी एक व्यक्ति ने लागू नहीं किया है, बल्कि पूरे राष्ट्र का हर व्यक्ति इससे सहमत था, तभी इसे लागू किया गया है। अब दोस्तों सवाल ये होता है कि हमने संविधान क्यों लिखा? तो भाई देश में शासन करने के लिए, देश की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और सभी लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय संविधान की स्थापना होना बहुत आवश्यक है। और इस चीज़ को हमारे नेताओं ने, जो हमारे पढ़े लिखे उस समय जो लोग थे, उन्होंने ये महसूस किया कि भारत में सही व्यवस्था अगर रखनी है, हमें एक नियमावली से चलना होगा। संविधान अर्थात एक नियमावली जिसके तहत हम अपने देश पर शासन कर सकते हैं, अपने देश में अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। आपको बता दो इसका इतिहास का शुरुआत जो है उसी वक्त हो गया था जिस समय भारत में बंगाल विभाजन किया गया था 1905। उस समय बंगाल एक बड़ा राज्य हुआ करता था, उसको दो भाग में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बनाया गया था। पहले पूर्वी बंगाल जो है वर्तमान का बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल जो है भारत का भी एक राज्य है। आपको बता दें कि ये इसलिए महसूस हो रहा था क्योंकि जिस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थी, जब उनका शासन चल रहा था, तो वे लोग निरंकुश हो गए थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि इन लोगों को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि हम वहाँ पर एक अलग काउंसिल बनाएं जिसमें डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा शासन किया जाए, इससे ब्रिटेन को प्रॉफिट होगा। उन्होंने जो किया वो अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन आगे चल के यही विचार जो है हमारे फायदे के लिए हो गया था। तो जब बंगाल विभाजन हुआ तो हमारे लोगों को महसूस होने लगा कि हमें आज़ादी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश का पे हमें बचा नहीं रहे थे, बल्कि हमारे देश को लूट रहे थे, हमारी आज़ादी को छीन रहे थे। और जब हमारे नेताओं ने उनसे लड़ा, संघर्ष किया और उनके सामने कुछ बातें रखी कि भाई हमें अब आज़ाद कर दो, उन्होंने कहा कि आपको हम आज़ाद तो कर देंगे, पर किस आधार पर करें, क्यों करें? आपके पास न शासन करने का कोई नियमावली है, और जब तक आपके पास नियमावली नहीं है तब तक आप कैसे शासन कर सकते हो? You need to enforce the law for your country, and it is very essential. Without constitution, we can't approve you a sovereign country. In this situation, our leaders, Pandit Motilal Nehru, delivered a message to the British government, and he created a constitutional remedies. He written a paragraph about it, how we will rule our India. But British government had declined. उन्होंने मना कर दिया ये कह करके कि आपका जो ये प्रारूप तैयार किया गया है, ये प्रारूप जो है सही नहीं है। तब
किस तरह से प्रारूप तैयार किया गया, तो उसको तैयार करने के लिए संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सज्जनन सिन्हा को बनाया गया था। इन लोगों ने मिलकर के एक संविधान का प्रारूप तैयार किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया। भाई आप इस प्रारूप को देखो। उन्होंने देखा और कहा ठीक है हम आपको स्वतंत्र करेंगे। उसके बाद इन लोगों ने संविधान लिखने के लिए समिति बनाया और इस समिति ने मिलकर के संविधान को लिखा और इसमें इन्हें 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। तो अब आपको बता दें इसके लिए क्या संविधान जो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी होता है कि जो the essential features of system introduced by the Act of 1858। अभी 1858 का एक्ट क्या है? ये 1858 का जो एक्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया था। वहां से उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपने मेंबर के साथ साथ कुछ इंडियंस को मिला करके एक काउंसिल, इलेक्टेड काउंसिल बनाएंगे, जिसके द्वारा हम भारत में शासन करेंगे। उसका क्या क्या फीचर्स था, उन्होंने क्या क्या सोचा, ये बताता है। The administration of the country was not only unitary but regionally centralized. The territory was divided into provinces with a governor or lieutenant governor added by his executive council at the head of each of them. Provincial governments were mere agents of the government of India and had to function under the superintendence. उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरे देश का नहीं था बल्कि सेंट्रलाइज किया गया था। तो उसको सबसे पहले एबॉलिश किया गया और उसको सेंट्रलाइज किया गया किसके अंदर में? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। वो इसलिए किया गया क्योंकि वो चाहते थे कि वहां पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है वो हमारी मर्जी से शासन करें और इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक सुपरिटेंडेंट गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जाएगा। पहला फीचर्स ये था। दूसरा फीचर्स है there was no separation of function and all the authority for governance of India, civil and military, executive and legislative, was vested in the Governor General in Council who was responsible to the Secretary of State। अब जो है कुछ फंक्शंस को सेपरेट कैसे किया जाए, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक अथॉरिटी गवर्नेंस ऑफ इंडिया के लिए जिसमें सिविल और मिलिट्री दोनों नामों को रखा गया। इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका और विधायिका का गठन किया गया, जिसमें जिसका हेड जो थे, जो कि पूरे स्टेट के सेक्रेटरी थे और शासन के रिस्पॉन्सिबल होते थे, वो हुआ करते थे गवर्नर जनरल उस काउंसिल के। तीसरा है द कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज एब्सोल्यूट। जो स्टेट के जो सेक्रेटरी थे उनका भारतीय प्रशासन पर जो कंट्रोल था वो पूर्ण रूप से था। The act vested in him the superintendent's direction, control of all acts, operations and concerns which in any way related to the government or revenues of India. Subject to his ultimate responsibility to the British Parliament, he wielded the Indian administration through the Governor General as his agent, and his was the last word whether in matters of policy or detail। इस एक्ट को लाया गया गवर्नर जनरल के सुपरिटेंडेंस में। उसके अलावा जो इंडियन सेक्रेटरी थे वहां पर इनका डायरेक्शन, कंट्रोल, ऑपरेशंस और जो कंसर्न बातचीत जो उनका होता था वो सारा उन्हें ब्रिटिश गवर्नर जनरल से लेना होता था। और उनके एजेंट का ये था कि आपके यहाँ शासन कैसे चल रहा है, ये आपका प्रॉब्लम है। इंडिया में शासन के बाद उससे जो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है उसको आपको हमें देना है। आप कैसे दोगे ये आप उसको खुद मैनेज करो। एक ये फंक्शन रखा गया था जिसमें कि मतलब कि इंडिया में जो गवर्नर जनरल थे वही उसे मैनेज कर सकते थे। और चौथा और लास्ट ये है कि द एंटायर मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज ब्यूरोक्रेटिक, टोटली अनकंसर्न्ड अबाउट पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था
ये पूरी तरह से ब्यूरोक्रेटिक था, मतलब कि एक खास संस्था के द्वारा चालित संस्था जो उसे चला सके। और इंडिया के पब्लिक ओपिनियन के बारे में ये बिल्कुल अनकंसर्न थे, उनका कोई कंसल्ट करने का कोई व्यू नहीं था। ये भारतीय जनता का कोई सलाह लेना नहीं चाहते थे, ये अपनी मर्जी से शासन करने के लिए आए थे। एंड दैट वाज देयर फीचर्स, ये 4 फीचर्स था। और यही वजह है कि इससे भारतीय लोगों में असंतोष की भावना बढ़ गई, और उस वक्त महसूस हुआ कि हमें जो है पूर्ण रूप से आज़ादी चाहिए, और इस आज़ादी के लिए संविधान का होना बहुत जरूरी था। दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही। इससे आगे की बात मैं अगले पार्ट में लाऊंगा। आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लास्ट में मैं ये करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।